Hello students, welcome to e-learning session of 3GM Donda Primary School. So student, today we will start a new chapter, that is the 9th chapter of your science, the living organisms and their surrounding. So by the name of your chapter, this chapter tells us about the living organism and their surrounding, where they live. So in last class you have learned about living things and non-living things. So I hope you all know that what are living things and what are non-living things. So let's start the chapter. Different regions in the world have various type of living creatures called organism. Even the opening of volcanoes have tiny living organism. Even our homes are not devoid of these tiny organisms. Let's list some of the tiny organisms which you have encountered at home. So as you know that our world have different climatic conditions and different reason are there, like somewhere there is a forest, somewhere there is a ocean, sea, grassland. So there are different reason in the world. सो जैसे कि हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन होते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स को आपको देखने को मिलेंगे. जैसे आप अगर ओशन में देखें, सी में देखें, पॉन्ड में देखें, तो आपको कौन से एनिमल्स दिखेंगे? इक्वेटिक एनिमल, इक्वेटिक प्लांट्स दिखेंगे. बट अगर आप ग्रासलैंड में देखिए, अगर आप माउंटेन्स एरिया में देखें, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एंड प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे. सो हर रीजन में डिफरेंट टाइप्स के लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. अगर हम बात करें तो हर जगह, इट मीन्स कि अगर हम वॉल्केनोज की बात करें, ज्वालामुखी की, तो उनकी ओपनिंग में भी हमें छोटे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. हमारे घरों में भी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. जैसे आप बता सकते हैं कि आपने अपने घरों में क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म देखते हैं. जैसे कॉकरोच देखने को मिलते हैं, रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज. सो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट इन्वायरमेंट. सो एवरीथिंग दैट वी सी surrounding us, living, non-living, physical, chemical, etc. is called as environment. So environment क्या होता है? हमारे surrounding में जितनी भी चीज़ें होती हैं, like living, non-living, physical, chemical, everything which are in our surrounding, that is called environment. And this environment is made up of two components, that is biotic components and abiotic component. So what are biotic component? These are the living components of the ecosystem. Example flora and fauna. सो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं, ये किनको हम बोलते हैं? जो लिविंग कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे इकोसिस्टम में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इन बायोटिक कंपोनेंट के लिए नेसेसरी होते हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बट दे आर नॉन लिविंग, लाइक सॉयल, वाटर, एयर, एट्सेट्रा. सो दिस इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड abiotic component. Now organism and the surrounding where they live. So as I told you, organism and their surrounding, वो कहाँ रहते हैं. So we'll show some common organism and their place to live. यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ, और वेयर दे लिव. लाइक कैमल. सो आपको पता होगा कि कैमल कहाँ रहते हैं? डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं मोस्टली. याक माउंटेन एरिया में, काब्स सी में, एंड आपको हर जगह दिखेंगे, वेरियस लोकेशन. आप अपने घरों में भी एंड को देख सकते हैं. नाउ वाटर हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. सो हैबिटेट किसे कहते हैं? द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज टर्म्ड एज इट हैबिटेट. सो वह स्थान, वह प्लेस जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. क्या बोलते हैं? हैबिटेट. सो हैबिटेट प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनिज्म एवरीथिंग इट नीड्स टू सर्वाइव, लाइक फूड, शेल्टर, प्रॉपर वेल
weather conditions such as rainfall, heat, etc. to breed and flourish. So habitat क्या कहलाता है? जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए, वहाँ पे उनके नीड की सारी चीज़ें अवेलेबल हो, लाइक शेल्टर, प्रॉपर वेदर कंडीशन, और वहाँ पे हीट, रेनफॉल कैसी हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो. नाउ देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ camel. So you all know that camel mostly found in desert area. Now camel desert एरिया में क्यों पाए जाते हैं? उनके पास ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू वो सिर्फ डेजर्ट एरिया में अच्छे से वो सर्वाइव कर सकते हैं? उनके पास उनके जो लेग होते हैं वो लॉन्ग लेग होते हैं, जो उनको सैंड के हीट से प्रोटेक्ट करते हैं, सैंड के हीट से वो बचाते हैं. और वो क्या करते हैं? एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन, जो कि आपको पता होगा कि कैमल को बहुत लेस अमाउंट में वाटर चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल, तो वो एक्सक्रीट भी स्मॉल अमाउंट में करेंगे. दे डू नॉट स्वेट एंड देयर डंग इज ड्राई. उन्हें पसीने नहीं होते और उनके डंग जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, और वो बिना वाटर के बहुत दिनों तक रह सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत कम वाटर को रिलीज करती है. नाउ हियर इज अ पिक्चर ऑफ फिश. सो फिश क्यों वाटर में ही रहती है? क्यों हमें फिश बाहर नहीं, लैंड पे क्यों नहीं दिखते? क्यों? क्योंकि और वो कैसे वाटर में सरवाइव कर पाते हैं? तो उनकी बॉडी जो होती है, उनकी बॉडी के फीचर्स कुछ ऐसे होते हैं जिनसे वो वाटर में सरवाइव कर सकते हैं. जैसे इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप में होती है. कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन, लाइक दिस. बीच में ब्रॉड होता है एंड किनारे पे ये नैरो होता है. और इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्लीपरी होते हैं, जो वाटर स्पेस से ईजिली स्लिप हो जाता है. एंड इनके पास गील्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं. एंड इनके पास जो टेल्स होते हैं, फ्लैट फिन्स होते हैं साइड में, वो क्या करते हैं? इनको डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं. सो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ते हैं हैबिटेट. डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिलेबस में जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट और एनिमल जो कि लैंड में सरवाइव कर पाए. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपके फॉरेस्ट आते हैं, डेजर्ट आते हैं, माउंटेन रीजन आते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं? आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं. एंड एक्वेटिक हैबिटेट मतलब वो हैबिटेट जहाँ पे वाटर हो, ऐसे प्लांट और एनिमल जो वाटर में सरवाइव कर पाए. और जैसे रिवर, लेक, ये सारे किस में आते हैं? आपके एक्वेटिक हैबिटेट में. सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट डेजर्ट. सो जैसे मैंने बताया कि डेजर्ट में आपके कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक कैमल है एंड स्नैक एंड रेड. तो स्नैक और रेड्स जो होते हैं वो बरों में रहते हैं, और ये रात के टाइम ही बाहर आते हैं, जब रात में वहाँ पे ठंड हो जाती है. और वहाँ के प्लांट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ के प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस, कांटों की तरह होते हैं, जिसके थ्रू उनमें ट्रांसपिरेशन जो होता है वो प्रोसेस बहुत ही कम होता है, जिससे उन्हें लेस वाटर की ज़रूरत होती है. नाउ माउंटेन रीजन के प्लांट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ के प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोन शेप में होते हैं. कैसे होते हैं? कोन शेप में. और इनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस, कांटों की तरह होते हैं, जिससे स्नोफॉल हो या रेनफॉल हो वो ईजिली वहाँ से नीचे गिर सकते हैं. एंड वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास थिक फर होता है, जो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रासलैंड. सो ग्रासलैंड में आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल देखने को मिलेंगे. जैसे वहाँ पे प्रीडेटर्स होते हैं जो शिकार करते हैं, और प्रे होते हैं जो शिकारी के शिकार बनते हैं. तो इनके पास भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं. जैसे प्रीडेटर्स जो होते हैं उनका कलर जो होता है वो ग्रास से मिलता जुलता है, जिससे वो आसानी से छुपकर शिकार कर पाए. एंड जो प्रे होते हैं वो शिकार से बचने के लिए वो उनके पास जो आइज़ होती हैं, उनकी आइज़ जो होती हैं वो हेड के दोनों साइड होती है, जिससे वो चारों तरफ देख पाएँ. और उनके ईयर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जिससे वो किसी भी शिकार का
आने की आहट को महसूस कर पाए। नाउ रेन फॉरेस्ट एरिया होता है, वहाँ पे लॉट ऑफ रेन होते हैं एंड इसमें बहुत सारे के एनिमल्स पाए जाते हैं, लाइक मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, सारे एनिमल्स हैं। यहाँ का क्लाइमेट जो होता है बहुत ही ह्यूमिड होता है। नाउ पोलर हैबिटेट, यहाँ पे बहुत ही ठंड होते हैं और यहाँ पे बहुत हवाएं होती हैं। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके जो फर होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, जिससे वो कोल्ड से प्रोटेक्ट हो पाए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्वेटिक हैबिटेट में मरीन हैबिटेट, जो वाटर में सरवाइव कर पाए। जैसे अगर हम बात करें वेल्स की, फिशेस की, तो उनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनके थ्रू वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड वेल्स की बात करें, अगर हम डॉल्फिन की बात करें, तो उनके हेड के ऊपर एक ब्लो होल होता है, उनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होते, बट ब्लो होल्स के थ्रू वो वाटर के सरफेस पे जाके ऑक्सीजन को रिस्पायर करते हैं। एंड वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं कुछ जो होते हैं सबमर्ज्ड होते हैं, टोटली वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। नाउ ये जो ऑक्टोपस है, हियर इज अ पिक्चर ऑफ ऑक्टोपस। इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, फिश की जैसे नहीं होती है। सो ये मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे, ओशियन में एकदम नीचे की तरफ मिलेंगे, डीप इन द ओशन। एंड जब इन्हें मूव करना होता है तो ये अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन में चेंज कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग क्या होते हैं, फ्रॉग दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं, लैंड एंड वाटर। सो इनके पास क्या होता है, इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, लाइक डक के फीट भी वेब्ड होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ उनके फीट जो इस तरीके से होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे वो वाटर में ईजिली स्विम कर सकते हैं। एंड वो फ्रॉग जो होते हैं वो लैंड पे भी सरवाइव कर सकते हैं। नाउ एक्लेमेटाइजेशन, ये क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन चेंज इन द सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट through them by making small change in the body over a short period of time. For example, the change which take place in the body when we travel from plain to mountain, the adjustment which the body make is called acclimatization. तो acclimatization क्या होता है कि जब हम कहीं किसी एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाते हैं तो हमारी बॉडी जो वहाँ के कंडीशन को अडेप्ट करती है, दैट इज कॉल्ड acclimatization. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, नॉन लिविंग क्या है। तो यहाँ पे कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। दे रिक्वायर फूड टू ग्रो एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए, उनके लाइफ के प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, उन्हें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। दे ग्रो इन साइज़, वो साइज़ में ग्रो करते रहते हैं। जैसे लाइक एक बेबी है, वो धीरे धीरे छोटा बच्चा वो बड़ा होता है, फिर वो एक अडल्ट में चेंज होता है। एज लाइक सीड्स को अगर हम जर्मिनेशन के लिए रखें तो वो सीड्स धीरे धीरे किस में चेंज होते हैं, प्लांट में, फिर प्लांट से वो ट्री में चेंज हो जाते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ एंड रिस्पायर, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, रिस्पायर करते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुली, ये रिस्पॉन्ड करते, कोई भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करते हैं। दे कैरी आउट रिप्रोडक्शन, सो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ये अपने की तरह यंग वंस को जन्म देते हैं या वो एग ले करते हैं। मूवमेंट इज सोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है। एंड यू ऑल नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारे में जो होता है वो लोकोमोशन होता है, बट प्लांट्स जो है उनके में लोकोमोशन नहीं होता, उनमें मूवमेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फॉर फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन यू हैव टू गो थ्रू द गिवन लिंक in your PDF. Thank you, students.